इस चैनल के माध्यम से दिखाई गई सभी कहानियां केवल मनोरंजन के लिए है। इससे हमारा उद्देश्य किसी भी धर्म या संप्रदाय के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, अतः किसी भी प्रकार का कोई दावा मान्य नहीं होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल हिंदी हॉरर स्टोरीज ओशियन में। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और अगर दोस्तों आप में से कोई भी हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है या अपने साथ घटी हुई कोई भी ऐसी भूतिया घटना भेजना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है। आप चाहें तो उस पर हमें अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी विष्णु श्रीवास्तव ने हमें भेजी है, तो चलिए आगे की कहानी उनके ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। दरअसल यह घटना आज से लगभग 40 साल से भी पुरानी है। मेरे चाचा बताते थे कि मेरे दादाजी बहुत ही सीधे व्यक्ति थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं मिल पाता था। चाचा ने यह भी बताया कि दादाजी परेशान होकर शराब पीने लगे और नशे की आदत पड़ गई और अब गलत जगह उठने बैठने भी लगे थे। फिर क्या था, पैसे कमाने की लत लग गई थी। कमाने की चाह में गैर कानूनी काम करना शुरू कर दिया था। अब वो रात में जंगल से पेड़ों को काटकर उनकी लकड़ियाँ बेचने लगे थे। क्योंकि यह गैर कानूनी काम था, इसलिए हमेशा इसमें जान का खतरा बना ही रहता था। हमने भी उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्हें हमारी एक भी न मानी और उन्होंने हमेशा एक ही बात कही कि अब मैं दुनिया को पैसे कमा कर दिखाऊंगा। अब उन्हें इसकी आदत लग गई थी, इसलिए वो हमारी भी एक न सुनते थे। फिर वो हर रात जंगल में जाया करते और वहाँ से लकड़ी काटकर उन लकड़ियों को वहीं ठिकाने लगा दिया करते। परंतु अब जंगल धीरे धीरे खाली होने लगे थे और यह खबर भी अब आसपास के सभी थानों में पहुँच चुकी थी। लेकिन अचानक कुछ बदलाव हुआ और यह बदलाव हमारी समझ से परे था, क्योंकि कुछ दिनों बाद दादाजी ने अचानक से जंगल जाना बंद कर दिया था। हम सब ने सोचा कि दादाजी अब सुधर चुके हैं, जिससे हम सभी बड़े खुश रहने लगे थे। लेकिन उस खुशी में कुछ शंकाएं भी थी, क्योंकि दादाजी बहुत परेशान से रहते थे। कुछ महीनों बाद दादाजी के पास कुछ लोग आए और उनके आने के बाद दादाजी हमसे थोड़े दूर चले गए और दूर जाने के बाद उनके बीच कुछ बातें हुई, जिसके बाद दादाजी उन लोगों के साथ अब फिर से जंगल गए और हमारी खुशी फिर से एक बार दुख में बदल गई थी। वहाँ क्या बात हुई यह तो हमें नहीं पता, लेकिन फिर दादाजी और उनके साथियों ने फिर से जंगल जाने का तय किया। अब एक रात सभी लोग जंगल चल दिए। वहाँ जाकर आज जंगल बहुत ही भयानक सा लग रहा था। चारों तरफ सफ़ेद धुंध, चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली, गीदड़, सबके रोने की भयानक आवाज़ें साफ सुनाई पड़ रही थी। दादाजी ने कहा, चारों टोलियाँ बना ली जाएं और काम शुरू करने दो। और फिर ऐसा ही हुआ, सभी काम करने लग गए। फिर सुरेश नाम का एक मजदूर थोड़ी दूर गया और पेड़ के पास जाकर टॉयलेट करने लगा। और फिर अचानक उसकी जोरों की और बहुत ही डरा देने वाली एक चीख सुनाई पड़ी। सभी लोग काम छोड़कर उसके पास भागकर गए और जो देखा उस पर विश्वास नहीं हुआ। सुरेश के शरीर के अब कई टुकड़े हो चुके थे, मानो किसी ने कुल्हाड़ी से उसे काट डाला हो। ये भयानक दृश्य देखा कि सभी लोग डरकर भाग गए और जैसे तैसे अपने घर आ गए। अब सब बहुत परेशान थे, क्योंकि सुरेश की इतनी दर्दनाक मौत हुई थी और सवाल यह था कि ऐसा आखिर किया किसने है। पहले तो सब बोले कि शायद किसी जंगली जानवर का काम हो सकता है, लेकिन इस पर दादाजी बोल पड़े कि सुरेश के शरीर के टुकड़े ये साफ बता रहे थे कि उसकी मौत किसी धारदार चीज़ के काटने से हुई है। यह किसी जंगली जानवर का काम नहीं हो सकता। सभी लोग पूरी दहशत में थे और अब फिर से उन्होंने जंगल जाना बंद कर दिया था। अब घर में खाने को दाने तक नहीं थे, मानो भूखमरी सी मचने लगी थी। फिर एक दिन सभी दादाजी के पास आए और बोले कि हमें सुरेश की मौत का बहुत दुख है, परंतु ऐसे तो
हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे। अब कुछ करना पड़ेगा। दादाजी बोले, तो ठीक है, आज फिर से जंगल चलेंगे, लेकिन सिर्फ वही लकड़ियाँ लेकर वापस आ जाएंगे जो सुरेश के मरने से पहले हमने काटी थी। सभी राजी हो गए और फिर रात होने पर जंगल की ओर चल दिए। आज सभी लोग मसाल और बड़े ही तेज धार वाले हथियार लेकर जंगल की ओर गए थे। उनमें से कुछ लोग डर भी रहे थे, क्योंकि सुरेश की मौत कम दर्दनाक नहीं थी और सभी के मन में केवल एक ही सवाल था कि आखिर उसे मारा तो मारा किसने। खैर, जो भी हो, आज वो बहुत ही तेज धार वाले हथियार लेकर जंगल गए थे और वो सोच कर गए थे कि अगर कोई हुआ तो उसे वहीं काट डालेंगे। ऐसा सोचते हुए सभी लोग जंगल पहुंच गए। कुछ ही देर में उन्होंने जाकर सारी लकड़ियां बटोर ली और फिर जब कुछ दिक्कत महसूस नहीं हुई तो उन्होंने लकड़ियां काटना भी शुरू कर दिया। पर यह शर्त रखी गई कि कोई दूर नहीं जाएगा, सभी पास पास रहकर ही लकड़ियां काटेंगे। लकड़ी काटना शुरू करने के बाद सभी ने महसूस किया कि उनकी कुल्हाड़ियों के अलावा भी किसी की कुल्हाड़ी चलने की आवाज़ें आ रही थी, जो थोड़ी दूर से आ रही थी, जहां सुरेश की लाश मिली थी। अब उन्हें लगा कि उन्हें इसका जवाब मिल गया है कि सुरेश को मारा किसने है, क्योंकि उन सभी ने सोचा कि शायद कोई नया गिरोह भी लकड़ियां काटना शुरू कर चुका है। और इस पर सब गुस्से से बोला, हमारे सुरेश को मारा और हमारे ही इलाके में लकड़ियां काट रहे हैं, आज इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। सभी गुस्से से उस तरफ चल दिए और कुछ लोग डर भी रहे थे, पर फिर भी उनके साथ चल दिए। लेकिन वहां जाकर उन लोगों ने जो देखा, उनकी आंखें बाहर निकल गई, पैर जम गए, आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि रामू लकड़ियां काट रहा था और उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ चुका था, जो कि बहुत ही भयानक लग रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यह रामू कौन है। तो ये उस दिन की बात है जब दादाजी आखिर बार जंगल गए थे। एक रात जब वो लकड़ी काटने के लिए गए तो वहाँ पर पहले से पुलिस छुपी हुई थी। जैसे ही मेरे दादाजी और उनके साथियों ने काम शुरू किया, पुलिस ने छापा मार दिया और गोलियां बरसने लगी, मानो कोई फिल्म चल रही हो। दादाजी के साथ लगभग 15 मजदूर काम किया करते थे। भगदड़ में सबने अपनी जान बचा ली, पर उनमें से एक मजदूर जिसका नाम रामू था, उसको गोली लग गई और बहुत देर तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। अब सभी लोग दहशत में आ गए और महीनों तक जंगल की तरफ भटकने तक नहीं गए। और दादाजी और उनके साथी भी बहुत दुखी थे, क्योंकि उनका एक साथी मर चुका था और यह वही वजह थी जिसके बाद दादाजी और उनके साथियों ने जंगल जाना छोड़ दिया था। लेकिन अब उनकी आंखों के सामने रामू लकड़ियां काट रहा था। ये कैसे हो सकता था? रामू को देखकर सब लोग डर कर भागे तो अचानक ताहिर नाम का एक और मजदूर, जिसको रामू ने बुरी तरह जकड़ लिया था और सुरेश की ही तरह काट डाला था। यह सब देखा तो दादाजी सोचने लगे कि अपने साथियों को बचाना होगा, मैं ऐसे उन्हें मरने नहीं दे सकता। और वो रामू के पास जाकर बोले, तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? हम तो तेरे ही साथी थे और तू हमारे साथ ही लकड़ी काटा करता था। तब एक बहावे आवाज़ में रामू बोला, मेरे साथी होने के बावजूद भी तुमने मुझे उस दिन मरने के लिए छोड़ दिया। दादाजी बोले कि उस दिन भगदड़ में पता नहीं चला कि कौन कहाँ है और तेरे माथे से खून बह रहा था, ऐसा सुरेश, ताहिर और दब्बा ने बताया था। रामू गुस्से से बोला, नहीं, मुझे गोली सिर्फ पैर में लगी थी और ये तीनों चाहते तो मुझे बचा सकते थे, पर और मेरे पास जाकर भी ये कहकर वहाँ से भाग गए कि हम माफ़ कर देना, तुझे बचाने के चक्कर में हम खुद मारे जाएंगे। और फिर जब पुलिस वाले मेरे पास आए तो मैंने सोचा कि ये तो मुझे बचा ही लेंगे, लेकिन उन्होंने भी मुझे बचाया नहीं और ये कहकर कि इस साले को रात को कहाँ ढोते फिरेंगे, कहकर मेरे माथे पर गोली मार दी। रामू बोला, उन पुलिस वालों को तो अगले दिन ही मारकर मैंने अपना बदला ले लिया था, लेकिन अब इस दब्बा की बारी है। दादा बोले, रामू इसको माफ़ कर दे, इसे अपनी गलती का बहुत एहसास है। रामू बोला, तुम हट जाओ वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। यह कहकर रामू
डब्बा को उठाया और अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। थोड़ी देर में आसमान से मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी और ये मांस के टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि डब्बा के शरीर के थे। सभी डरकर घर वापस आ गए और दादाजी ने कसम खा ली कि आज के बाद कभी गलत काम नहीं करेंगे। और आज भी उस जंगल में रामू की आत्मा का दबदबा है और कोई वहां नहीं जाता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट में भी बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी।